जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं मुग़ल एम्पायर। बहुत इम्पोर्टेंट। मुग़ल एम्पायर जो एम्पायर था वो डिक्लाइन कैसे हुआ। आप जानते हैं कि इंडिया की हिस्ट्री में मुग़ल एम्पायर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज तक हमें मुग़ल रिमेन पूरे के पूरे इंडिया में दिखते हैं कि मुग़ल एम्पायर किस टाइप का था और इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, इनका जो इकॉनमी था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुग़ल एम्पायर में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी भी आई थी इंडिया में, यानी कि इंडियन एम्पायर का डेवलपमेंट भी हुआ था मुग़ल के समय। लेकिन यही मुग़ल एम्पायर का एंड कैसे होता है, इतने पावरफुल, इतने सेंट्रलाइज पावर का एंड कैसे होता है जो पूरे के पूरे इंडिया समेत पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक अपना कंट्रोल करते थे। इनका एंड कैसे होता है हमें वो समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं इनका एंड कैसे होता है। तो आप लोग जहाँ तक जानते हैं कि मुग़ल एम्पायर का स्टार्टिंग में सबसे पहले रूलर थे बाबर। बाबर ने मुग़ल एम्पायर का स्टैब्लिशमेंट किया था 1526 में बैटल में जीत करके। तो फर्स्ट किंग थे बाबर। बाबर के बाद आते हैं हुमायूं। हुमायूं भी काफ़ी अच्छे रूलर थे। इनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी काफ़ी ठीक था, जिसने इंडिया को और प्रॉस्पेरिटी की ओर लेकर के आया। लेकिन उसके बाद अकबर। अकबर जो रूलर थे उनके समय में एक्चुअल मुग़ल एम्पायर फैला, एक्चुअल मुग़ल पावर पावर में आया। अब इनके ऐसा क्या पॉलिसी था जो मुग़ल एम्पायर इतना तेज़ी से फैलने लगा। तो इनका बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज़ थे अकबर के, जिसके कारण इंडिया के प्रॉस्पेरिटी में बढ़ा और पावर भी बढ़ा। सबसे पहला पॉलिसी क्या था इनका, कि ये लोग टॉलरेंट थे। ये टॉलरेंट थे सभी रिलीजन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलीजन एक ऐसा पॉइंट है ना जो कि पूरा का पूरा कंट्री बदल सकता है। रिलीजन, लैंग्वेज, ये दो पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि किसी भी जगह का इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटी, स्ट्रक्चर सब इन्हीं दो चीज़ पर डिपेंड करता है। अगर कोई जगह का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है तो उस पर बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है रिलीजन का और लैंग्वेज का। तो ये जो अकबर थे, ये सभी रिलीजन को, इंडिया आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे बहुत तरीके के रिलीजन पाए जाते हैं। तो अकबर हर एक रिलीजन को रिस्पेक्ट करते थे और उनको अपने कोर्ट में भी जगह दिए थे, जिसके कारण हर एक रिलीजन के लोग मुग़ल एम्पायर को सपोर्ट करने लगे थे, जिसके कारण मुग़ल एम्पायर और तेज़ी से बढ़ रहा था। लेकिन इसके बाद क्या होता है, जहांगीर पावर में आते हैं। आप जानते हैं जहांगीर सलीम, ये भी काफ़ी अच्छे रूलर थे। इनका भी समय में काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आया था, लेकिन अकबर जितना प्रॉस्पेरिटी नहीं था। अकबर का समय तक ग्रेट पीरियड था मुग़ल एम्पायर का। इस टाइम पर मुग़ल एम्पायर को कोई देख भी नहीं सकता था कि मुग़ल एम्पायर कौन है, मतलब कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता था। उसके बाद शाहजहाँ आते हैं। शाहजहाँ का जब आना था उस टाइम से स्टार्टिंग होता है मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन का, क्योंकि जो शाहजहाँ थे ये काफ़ी लविश रूलर थे। ये क्या करते थे, बहुत ज़्यादा खर्चा करते थे। इनके समय में बहुत सारा आर्किटेक्चर बना, जिसके कारण बहुत ज़्यादा मुग़ल ट्रेजरी को दिक्कत हुआ। आप जानते हैं कि शाहजहाँ ने ताजमहल बनाया, लाल किला बनाया और भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट शाहजहाँ ने बनाए, जिसके कारण क्या हुआ, मुग़ल एम्पायर का लॉस। बहुत ज़्यादा ट्रेजरी खाली हुआ था इन सभी मॉन्यूमेंट्स को बनाने के लिए, जिसके कारण अब ट्रेजरी में उतना पैसा आ नहीं रहा था जितना खर्चा हो रहा था। इसके कारण क्या हो रहा था, ट्रेजरी खाली हो रही थी। लेकिन इसके बाद जो आते हैं औरंगज़ेब, ये पूरा का पूरा सिचुएशन को वर्स्ट कर देते हैं, क्योंकि औरंगज़ेब थे ये काफ़ी ज़्यादा इनटॉलरेंट राजा थे। इन्होंने हर एक रिलीजन के अटैक अटैक किया, खास करके हिंदूज़ को। इन्होंने इस्टेब्लिश किया जजिया सिस्टम। अब जजिया क्या होता है, जजिया एक टाइप का टैक्स है जो हिंदू लोग को देना पड़ता है अगर वो मुस्लिम एम्पायर में रह रहे हैं तो इस टैक्स को उन्होंने चालू किया। उन्होंने सभी रिलीजन के लोगों को अपने खिलाफ बना दिया, बस एक मुस्लिम्स को छोड़ करके। जिसके कारण क्या हुआ, मुग़ल एम्पायर में डिसेंट्रलाइजेशन होने लगा। जो लोकल हिंदू रूलर्स थे वो मुग़ल से टूटने लगे और अपना स्टैब्लिश करने लगे, अपना इंडिपेंडेंट एम्पायर, जिसके कारण पूरा का पूरा इंडिया टर्मोइल में आ चुका था। हर तरफ लड़ाई हो रहा था। ऊपर से औरंगज़ेब ने मराठास पर अटैक किया हुआ था, मराठा पावर। आप जानते हैं मराठा को कोई नहीं हरा सकता है। तो जो औरंगज़ेब का मराठा वॉर था, जिसके कारण वो सेंटर पे नहीं रहते थे, वो ज़्यादातर डेक्कन के क्षेत्र पर रहते थे। आप जानते हैं कि इंडियन एम्पायर में डेक्कन कहाँ है, जैसे कि आपका पेनिनसुलर इंडिया है तो इस पार्ट पर है डेक्कन। और यहाँ पर मराठा राइज कर रहे थे और औरंगज़ेब यहाँ पर लड़ रहे थे मराठास के खिलाफ। साथ ही साथ आप जानते हैं साउथ इंडिया में विजयनगर एम्पायर और बहुत सारे अलग अलग एम्पायर्स थे, जिनके कारण औरंगज़ेब को लड़ना पड़ रहा था। और इसी समय मुग़ल का पावर डिक्लाइन होना चालू हो गया था, मुग़ल का सेंट्रलाइज पावर एंड हो रहा था। बहुत ज़्यादा ट्रेजरी पे पावर पड़ रहा था, ट्रेजरी लगभग लगभग खाली हो चुकी थी। ऊपर से जो एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी कि जितने भी मनसबदार थे वो लोग अलग ही अपना पावर बढ़ाते जा रहे थे। जैसे जैसे जो मेन बादशाह होता है, यानी कि जो मेन किंग होता है, अगर वो पावर से हट जाए तो लोकल जो
बहुत सारे मनसबदार हैं वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर सकते हैं, वो अपना पावर बढ़ा रहे थे और मुगल जो मेन पावर है उसको डिक्लाइन कर रहे थे, यानी कि बादशाह का पावर कम हो रहा था, ट्रेजरी खाली हो रहा था, जिसके कारण सिचुएशन वर्स्ट हो चुका था। और जो लास्ट औरंगजेब का डेथ 1707 के बाद कोई भी इतना पावरफुल बादशाह नहीं आ पाया जो कि पूरा का पूरा मुगल एम्पायर को सेंट्रलाइज करके रख सके और पूरा पावर अपने पास लेकर रख सके। अब देखते हैं इसके बाद लेटर मुगल कौन कौन थे। ये तो सब कोई जानता है, लेकिन इसके बाद लेटर मुगल्स को कोई नहीं जानता है। सबसे पहले लेटर मुगल में आते हैं आपके बहादुर शाह वन। ये औरंगजेब के बेटे थे और इनका उम्र था 63 ईयर्स, यानी कि आप जानते हैं कि ये काफ़ी ओल्ड एज में पावर में आए थे बहादुर शाह वन। ये भी काफ़ी अच्छे रूलर थे, यानी कि लेटर मुगल में आप देखें तो सबसे कॉम्पिटेंट और सबसे पावरफुल यही थे। इनके पास रियल अथॉरिटी था, यानी कि वो असली पावर था उनके पास कुछ। बाकी जो लेटर मुगल्स आएंगे उनके पास कुछ रियल अथॉरिटी नहीं रहेगा, जो कि वो कि बस बस एक पपेट बन के रहेंगे, यानी कि उनका बस बैठा दिया गया है कि आप बादशाह, लेकिन आपके पास कोई रियल पावर नहीं है। लेकिन एंड में यानी कि असली रूलिंग में बस यही थे। इन्होंने क्या किया था, मराठा के साथ अलाई किया था और राजपूत के साथ भी अलाई किया था, लेकिन ये जो पंजाब थे, ये रीजन था, यानी कि जो सिख एम्पायर था उसके काफ़ी खिलाफ थे। इन्होंने काफ़ी सिख गुरुओं को मारा था, लेकिन ये जो मराठा और राजपूत का इनके साथ उन्होंने अलाइन कर लिया था। अब ऐसा क्यों किया था? आप जानते हैं कि औरंगजेब का डेथ डेक्कन के क्षेत्र में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि वो मराठा से फाइट कर रहे थे। मराठे से फाइट करते करते उनकी डेथ हो चुकी थी। तो बहादुर शाहवन को अच्छे तरीके से पता था कि अगर उन्होंने मराठा को दोस्त नहीं बनाया तो उनका भी डेथ हो सकता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, मराठा के साथ अलाई कर लिया और राजपूत के साथ भी अलाई कर दिया। लेकिन सिख अम्पायर, उनका कुछ पर्सनल दुश्मनी था सिख अम्पायर के साथ, इसलिए उन्होंने सिख एम्पायर को नहीं छोड़ा, उस पर अटैक करते रहे। खाफी खान बहुत इंपॉर्टेंट एक मुगल कोर्ट के एक वजीर हैं, उन्होंने कहा इनको शाह आए बेखबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बन जाता है कि हु सेड बहादुर शाहवन शाह आए बेखबर। तो खाफी खान ने कहा था शाह आए बेखबर, किसको? बहादुर शाह वन को। अब कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं, जैसे कि चौथ क्या होता है, सरदेशमुखी क्या होता है। इसका डायरेक्ट रिलेशन है मराठा एम्पायर के साथ। इसका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है? मराठा के साथ। ठीक है, तो मराठा के साथ क्या रिलेशन है इसका? चौथ क्या होता है? चौथ एक 1/4 ऑफ रेवेन्यू ऊपर टैक्स के रूप में देना पड़ता है, उसको बोलते हैं हम लोग चौथ। चौथ कलेक्ट करते हैं मराठास अपने से बाहर एम्पायर के। जैसे कि आपका मराठा टेरिटरी है, उसके बाहर कोई और टेरिटरी है, मुगल्स का टेरिटरी है, तो वहाँ पर मराठा क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे एक स्पेशल टैक्स, जिसको बोलते हैं हम लोग चौथ। और स्वदेशमुखी जो मराठा टेरिटरी में जो लोग रह रहे हैं उनको देना पड़ेगा, और ये 1/10 होता था रेवेन्यू का, तो इसको बोलते हैं चौथ और इसको बोलते हैं स्वदेशमुखी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूलर के पास, जिसका नाम है जहांदर शाह। ये जहांदर शाह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है, लेकिन ये अपने पावर से नहीं आए थे, इनको हेल्प लगा था किसका? जुल्फ़िकार खान। बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो जुल्फ़िकार खान है इनकी मदद से पावर में आया था आपका जहांदर शाह। जहांदर शाह का हेल्प किसने किया था? जुल्फ़िकार खान। इनको किंग मेकर भी बोला जाता है। जुल्फ़िकार खान है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉम्पिटेंट पावर रूलर थे ये। इनका सिस्टम अगर आता है इंडिया में तो ये काफ़ी कुछ कर सकते थे। जुल्फ़िकार खान ने सबसे पहले देखा कि मुगल ट्रेजरी पूरी तरह से खाली हो चुकी है, यानी कि पैसे नहीं हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी आपको काम करना है तो आपको सबसे पहले पैसा चाहिए होगा। तो उसके सोल्यूशन में जुल्फ़िकार खान ने इजारेदारी सिस्टम लेकर आया, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये इजारेदारी सिस्टम होता क्या है? तो इजारेदारी सिस्टम एक टाइप का टेंडर बेस्ड सिस्टम है, जिसमें क्या किया जाता है कि टेंडर निकाला जाता है। जैसे कि एक प्लॉट है, एक खेत है, तो इस पे टेंडर निकाल दिया जाएगा कि इस प्लॉट पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन दे सकता है, सबसे ज़्यादा उपज कौन दे सकता है। तो इस टेंडर में बहुत सारे लोग आएंगे कि हम इतना इतना का प्रोडक्शन देंगे, हम 10,000 का प्रोडक्शन देंगे, हम 1 करोड़ का, 1 लाख का प्रोडक्शन देंगे। तो जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन दे सकता है उसको ये लैंड दे दिया जाता है सीज पर, यानी कि 1 साल के लिए लैंड आपका हुआ, आपको इतना प्रोडक्शन पहले जमा करना होगा, इतना पैसा प्रोडक्शन लेंगे और बाकी उतना प्रोडक्शन करिए। तो इसके कारण बहुत सारा पैसा मुगल ट्रेजरी में आया, लेकिन ये जो सिस्टम था इसके कारण गरीब लोग का हालत बहुत ख़राब हो गया, क्योंकि ये जो बीच के मनसबदार थे ये खरीद लेते थे लैंड लीज पर, और क्या करते थे, गरीब लोग से एक्सप्लॉयटेशन करा करके उसमें प्रोडक्शन कराते थे, यानी गरीब लोग का एक्सप्लॉयटेशन होने लगा यहाँ पर। तो बहुत ख़राब हालत हो चुका था। और सबसे इम्पोर्टेंट है जहांदर शाह की, इन्होंने जजिया को अबॉलिश किया, बहुत इंपॉर्टेंट। विच लेटर मुगल अबॉलिश जजिया? तो आपको क्या लिखना है, जजिया अबॉलिश करने में जहांदर शाह का बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद नेक्स्ट उड़ा आते हैं फ़ारुख सियार। फ़ारुख सियार का नाम गोल्डन फरमान के लिए बहुत फेमस हुआ था। फ़ारुख सियार ने क्या किया था कि उस समय जो ब्रिटिश एम्पायर थे उन्होंने बहुत जगह पर अपने टेरिटरीज़ को एक्वायर कर लिया था, जैसे कि उन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता, मद्रास, यहाँ पर अपने फोर्ट इस्टेब्लिश कर लिए थे। अब उनको चाहिए था परमिट कि वो लोग फ्रीली ट्रेड कर सके, और ये परमिट देता है फ़ारुख सियार। फ़ारुख सियार एक गोल्डन फरमान जारी करता है, जिसके कारण जितने भी मुगल्स रूलर थे
ये यानी कि जितने ब्रिटिशर्स थे वो फ्री ट्रेड कर सकते हैं बिना किसी टैक्स के। आपको एक फिक्स्ड टैक्स देना है ईयर के लिए, फिर आप फ्री जितना भी ट्रेड करना है करिए। तो ये गोल्डन फरमान ब्रिटिशर को बहुत फ़ायदा किया। अब उनको टैक्स ज़्यादा नहीं देना पड़ रहा था, इसी कारण उनका उनका प्रॉस्पेरिटी बढ़ते जा रहा था। तो ये फ़र्रुखशियर का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पावर में आया था सैयद ब्रदर किंग मेकर के हेल्प से। अब आप देख सकते हैं कि अब कोई ऐसा मुगल पावर रूलर है ही नहीं जो अपने पावर से किंग बने। अब ये सब किंग मेकर्स के हाथ में जा चुका है और मुगल रूलर पपेट्स बन चुके हैं। तो ये सैयद ब्रदर के हेल्प से पावर में आए थे और इनको सैयद ब्रदर ने ही मारा था। बहुत इंपॉर्टेंट, ये ऐसे एक मुगल रूलर थे, यहाँ से शुरू हो गया था मुगल का एकदम एंड वाला डिक्लाइन। क्योंकि आप देख सकते हैं कि अब बादशाह को मारा जा रहा है, बादशाह के कोर्ट में जा करके उनको मार दिया जा रहा है। तो क्या मुगल एम्पायर का रेपुटेशन बचेगा, क्या मुगल एम्पायर का पावर बचेगा? सैयद ब्रदर ने पावर पे लाया और सैयद ब्रदर ने ही इसको मार दिया, फ़र्रुखसियार। इसके बाद आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रूलर मोहम्मद शाह रंगीला। ये मोहम्मद शाह इनका नाम था, लेकिन इनका टाइटल रंगीला पड़ गया था इनके लेविश स्टाइल के कारण। ये बहुत अमीरी की ज़िंदगी जीते थे, बहुत अय्याशी करते थे, पीते खाते थे, एंजॉय करते थे खाली लाइफ में। इनको कोई मतलब नहीं था किंग से, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन से। ये एबल रूलर नहीं थे। इन्हीं के समय में बहुत इंपॉर्टेंट अटैक नादिर शाह इन्वेजन। नादिर शाह आप जानते हैं कि ये अफ़गान रूलर थे, इन्होंने तैमूरी थे और इन्होंने 1738 में अटैक किया था बैटल ऑफ करनाल, जिसे हम लोग कहते हैं। ये था आपका लास्ट बैटल मुगल्स का। इसके बाद मुगल के पास कुछ पावर नहीं बचा था। आप जानते हैं इसके बाद थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, लेकिन इसमें मुगल कुछ नहीं कर सकते थे। अब उनके पास बस एक रेड फोर्ट बचा था, तो इस बैटल को मराठा लड़े थे। ये बैटल ऑफ करनाल था। इसके बाद मुगल का पूरी तरीके से एंड हो चुका था। इसके बाद कोई चांस ही नहीं था कि मुगल वापस आ सके। बहुत बहुत लूटा गया नादिर शाह के द्वारा। पूरे के पूरे दिल्ली को लूट लिया गया, पूरे के पूरे एरियाज को अच्छे तरीके से लूट लिया गया। इसके बाद कुछ छोटे मोटे रूलर्स और आते हैं जिनका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद अब बस एक दो इंपॉर्टेंट रूलर लास्ट बचते हैं। सबसे पहले शाह आलम टू। शाह आलम टू का नाम क्यों फेमस हुआ? आप जानते हैं कि 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। बक्सर का बैटल आप जानते हैं क्या हुआ था। बैटल ऑफ पलासी के बाद नेक्स्ट बैटल ऑफ बक्सर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें शाह आलम टू ने भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लिया था, जिसके कारण उनका डिफीट हो गया था। और इसके बाद फाइनली ट्रीटी हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट। बैटल ऑफ बक्सर के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद शाह आलम टू से सब चीज़ ले लिया गया, मुगल एम्पायर को पूरे तरीके से एंड कर दिया गया और बस दिल्ली इनके हाथ में छोड़ा गया। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मुगल एम्पायर कुछ नहीं बचा। अब बस एक किंग बचता था जो हर साल रूल करता था बस दिल्ली के अंदर, वो भी बस लाल किले के अंदर, और उसके पास कुछ पावर नहीं था। लास्ट रूलर आप जानते हैं, मुगल का लास्ट रूलर बहादुर शाह टू या फिर बहादुर शाह जफ़र। इन्होंने 1857 का रिवोल्ट में पार्ट लिया था, जिसके बाद इनको रंगून भेज दिया गया था और इनकी डेथ हो गई थी 1857 के बाद। तो इस तरीके से पूरा का पूरा मुगल एडमिनिस्ट्रेशन चला था। ये बहुत सिंपली तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।